हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 मल्टीपल इंटीग्रल्स का लेक्चर नंबर 4। ठीक है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि डबल इंटीग्रेशन क्या होता है। उसके हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन किए थे और ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन और चेंज ऑफ वेरिएबल्स के करस्पॉन्डिंग जो हमारा किस तरह से डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं उससे रिलेटेड हमने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आप पहले वो प्रीवियस वीडियो देख कर आइए, तब आपको यहाँ पे ये बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है ट्रिपल इंटीग्रल्स। ठीक है, तो ट्रिपल इंटीग्रल्स का मतलब आपको यहाँ पे 3 वेरिएबल्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल्स दिए जाएंगे। इससे पहले जब हम डबल इंटीग्रेशन कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि हमारा 2 वेरिएबल्स था, उसके करस्पॉन्डिंग जो है हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते थे और हमारा इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन हो जा रहा था। तो यहाँ पे भी आपको बस 2 वहाँ पे वेरिएबल्स था, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, बस इतना ही माइनर चेंज है। और दूसरी बात यह है कि आपको यहाँ पे लिमिट्स का भी ध्यान रखना है। जिस तरह से हम डबल इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन में देखे थे कि कोई कर्व का अपर लिमिट लोअर लिमिट किस तरह से कर्व के थ्रू पुट करते हैं, तो उसी तरह से अभी हम इसमें भी देखेंगे कि ट्रिपल इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है, इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ट्रिपल इंटीग्रल्स को समझते हैं और इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है ट्रिपल इंटीग्रल्स। कहने का मतलब यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल्स दिए रहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने dx, dy, dz लिख रखा है, तो आपको यहाँ पे कितने वेरिएबल्स दिए हुए हैं? 3 वेरिएबल्स। ठीक है, 3 वेरिएबल्स के करस्पॉन्डिंग जो है आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 2 केस मिलेंगे। पहला केस में ये है कि हो सकता है मे बी कि आपका x1 जो आपका लिमिट्स दिया हुआ है वो कांस्टेंट हो, और क्या हो सकता है y1 y2 जो है फंक्शंस ऑफ x हो, और z1 z2 आर द फंक्शंस ऑफ x एंड y। आपको यहाँ तक इसमें देखिए, केस 1 में आपको क्या कहता है कि जो हम इंटीग्रेशंस जब करते हैं तो उसमें जब इंटीग्रेशन में हम लिमिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे लिमिट्स जो है आपका वो 3 टाइप से दिया हुआ है। अब हम जिस तरह से आपको बताए थे कि सेकेंड जो डबल इंटीग्रल्स में, कि उसमें जैसे कि अगर फंक्शन ऑफ y है, अगर कोई भी लिमिट्स है वो फंक्शन ऑफ y है, दैट मीन्स वो x का लिमिट्स है ना। अगर कोई लिमिट फंक्शन ऑफ x है दैट मीन्स वो y का लिमिट है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको जो लिमिट्स दिया हुआ उसका यहाँ पे 2 केस बनता है। पहला केस में ये बोला गया है कि हो सकता है आपको x और y जो है वो कांस्टेंट दे दिया जाए, है ना। दूसरी बात ये है कि y का जो लिमिट्स होगा वो जो है आपका y जो भी x का लिमिट्स होगा वो आपको फंक्शंस उसका जो है x, मतलब कि यहाँ पे देखिए y1 y आर द फंक्शंस ऑफ x, मतलब कि जो आपका y का लिमिट होगा वो फंक्शंस ऑफ x होगा, ऑब्वियस सी बात है। और जब z का लिमिट की बात करेंगे तो वो आपको फंक्शंस ऑफ x एंड y दोनों मिलेगा, है ना। तो अगर आपका लिमिट दिया हुआ है तो उसमें से अगर x एंड y दोनों का फंक्शंस दिया हुआ है दैट मीन्स वो z का लिमिट्स है। अगर सिर्फ x का दिया होगा तो आपको y का लिमिट्स मिल जाएगा, और कांस्टेंट टर्म रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो आपको x का लिमिट है। तो सिमिलरली आपको चलिए देखते हैं इसमें क्या, इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह से हम सॉल्व करते हैं ट्रिपल इंटीग्रल्स को। देखिए, इसमें सबसे पहला स्टेप ये बोला है कि f ऑफ x कोमा y कोमा z, मतलब कि फंक्शन जो है वो x y z का फंक्शंस है। ठीक है, हमको इसमें सबसे पहले क्या करना है, ये केस 1 की बात, इस केस के करस्पॉन्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हमको सबसे पहले z के करस्पॉन्डिंग इसको इंटीग्रेट करना है। फिर उसमें से हम लिमिट z1 और z2 लिमिट जो है पुट कर देंगे, और जो हमारा z के अलावा जो भी फंक्शंस में x y z का जो फंक्शंस है उसमें z के अलावा जो भी वेरिएबल्स दिए रहेंगे उसको हम एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, जिस तरह से हम डबल इंटीग्रेशन में इससे पहले करते आ रहे हैं। दूसरा स्टेप ये है कि जो आपका x का जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो फिर आप में जो आपका जो लिमिट्स पुट करने के बाद जो आपका रिजल्टेंट आएगा उसमें फिर हम क्या करेंगे, y के करस्पॉन्डिंग उसको इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पे x का जो टर्म है वो आपको एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है। ठीक है, तो चलिए ये वही लिखा हुआ है कि आपको जो है रिजल्टेंट एक्सप्रेशन को y के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेट करना है और वहाँ पे लिमिट्स को पुट कर देना है, और जो हमारा x वेरिएबल्स है वो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या कहता है कि फाइनली हमको क्या करना है, फाइनली हमको
जो रिजल्टेंट होंगे, जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा लिमिट्स पुट करने के बाद, उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे और आपका जो है यहाँ पे x1 जो भी लिमिट्स है उसको पुट कर देंगे, तो हमारा जो सॉल्यूशन करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है कि अगर हमारा x का लिमिट कांस्टेंट हो, y का लिमिट फंक्शन ऑफ x हो और z का लिमिट जो है फंक्शन ऑफ x को y हो, उस कंडीशन में हमको क्या करना है, पहले z के करस्पॉन्डिंग इसको इंटीग्रेट करना है, फिर उसमें लिमिट पुट कर देना है, फिर जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आएंगे उसको फिर हमको y के करस्पॉन्डिंग इसको इंटीग्रेट करना है और फिर वहाँ पे एक्स को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करके चलना है। और थर्ड स्टेप में क्या करना है कि उसको हम फाइनली एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे और जो हमारा लिमिट्स है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद देखिए दूसरा केस ये कहता है इफ़ ऑल द पेयर्स ऑफ लिमिट्स ऑफ x, y, एक्स वाई एंड जेड आर कांस्टेंट। हो सकता है मे बी आपको कभी कभी क्वेश्चंस में दे दिया जाए कि जो आपका लिमिट्स है वो x, y, z तीनों का लिमिट जो है कांस्टेंट हो, तो उस कंडीशन में आपको ऑर्डर नहीं, यहाँ पे ऑर्डर कोई मायने रखता है, आपको जिसकी करस्पॉन्डिंग आसानी हो आप उसके करस्पॉन्डिंग जो है उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू दिया हुआ है कि जो ये लिमिट्स जो है a से b तक जा रहा है, ये c से d तक जा रहा है, e से f जा रहा है, यहाँ पे a b c d e f जो है आपका कांस्टेंट है। ठीक है, ये सभी जो है ये कांस्टेंट है, तो ये यहाँ पे कुछ हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये किसका लिमिट्स है, तो हम इसको चलिए जैसे यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है एक्स वाई जेड, तो हम इसको इस फंक्शन को चाहें तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्स का लिमिट हो जाएगा, फिर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाई का लिमिट हो जाएगा, फिर जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये जेड का लिमिट हो जाएगा। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए इसी के अब ये जितने भी अभी थ्योरी हमने पढ़ा उसके रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए, आपको इसमें ट्रिपल इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसमें देखिए जो मैंने आपको बोला ये जो है फंक्शंस ऑफ, ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 तक है, ये 0 से z तक है, और यहाँ पे ये जो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस जेड है और x प्लस जेड है। फंक्शंस क्या है आपका x प्लस वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। तो आप यहाँ पे देख लीजिए ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे ये जो लिमिट्स है वो 0 से z तक जा रहा है, और ये जो लिमिट्स है वो आपका x माइनस जेड है और x प्लस जेड है। तो आप देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन को देखने के बाद समझ में आ रहा होगा कि ये किसका लिमिट्स हो सकता है। जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि x जो है वो कांस्टेंट लिमिट हो सकता है, या फिर अगर y का लिमिट हमें होगा दिया होगा तो वो x का फंक्शन होगा, अगर z का लिमिट दिया होगा तो x y का फंक्शन होगा। यहाँ पे देखिए जो कांस्टेंट लिमिट है इसको तभी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि किसका लिमिट हो सकता है, लेकिन हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसका लिमिट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए x माइनस जेड है, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये y का फंक्शन y का लिमिट्स होगा, क्योंकि यहाँ पे x और z के रूप में इसका फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये y का लिमिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये तो z का लिमिट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि z इक्वल टू 0 तो z इक्वल टू z तो नहीं हो, हम लिख सकते हैं लिमिट में, ऑब्वियस सी बात है ये आपका x का लिमिट्स होगा, तो x का लिमिट हो गया और ये आपका z का लिमिट हो गया। तो आपको ऑर्डर यहाँ पे समझ में आ गया, ये आपका जो है z का लिमिट हो गया। कहने का मतलब आप देखिए जो हमारा लिमिट्स है उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि किस तरह से इसको हम समझ सकते हैं कि कौन से वेरिएबल्स का लिमिट्स है। तो ऑब्वियस सी बात है ये x और z का फंक्शन है, दैट मीन्स ये y का लिमिट्स होगा, ये z का फंक्शन है दैट मीन्स ये y का लिमिट्स तो पहले ही हो चुका है, यहाँ पे हम इसको ये x का लिमिट्स होगा, और ये कॉन्स्टेंट टर्म लास्ट वाला जो है यहाँ पे x y तो आ गया, फिर z बचा है तो z के कोरस्पॉन्डिंग हम इसका लिमिट्स हम इसको आइडेंटिफाई कर लिए हैं। आप देखिए लिमिट्स आइडेंटिफाई कर लिए तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा जो फंक्शंस है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले y के करस्पॉन्डिंग इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे x और z वाला जो टर्म है वो आपको एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट रहेगा, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट में अगर हम किसी के करस्पॉन्डिंग विथ किसी के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करते हैं तो उसके मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ये x y हो जाएगा, ये y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और ये जेड वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिमिट को पुट करेंगे, तो इसका अपर लिमिट पुट करेंगे, तो जहाँ पे y है वो अपर लिमिट पुट किए, आपका जो है x इंटू
एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे लोअर लिमिट भी पुट कर दिए। अब माइनस का एक्स माइनस, यहाँ पे एक्स माइनस जेड था तो यहाँ पे माइनस का माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का जेड हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे फिर यहाँ पे वाई के वाई जो वेरिएबल है उसमें फिर अपने लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे फिर से हम लिमिट पुट किए, तो इस तरह से आपको ये जो है सिंप्लीफाई करके ये सभी जो कट जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा 2xz। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2 एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसको हम ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xz, और ये फिर आपका हो जाएगा माइनस का है तो फिर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। अब चूँकि ये माइनस बी का होल स्क्वायर था तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 2xz। देखिए यहाँ पे ये और ये कट गया इससे, और ये आपका प्लस 2x और ये आपका प्लस 2x प्लस का 4x हो जाएगा, 4xz हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे 4xz लिख दिया है मैंने, फिर 2 यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे आपको हो जाएगा यहाँ पे जेड से एक्स से एक्स कट गया तो एक्स जेड प्लस जेड हो जाएगा 2z इंटू जेड, तो 2z स्क्वायर हो गया। फिर आपका यहाँ पे हो गया dx इंटू डी जेड, चूँकि हम y के करस्पॉन्डिंग इसको इंटीग्रेट किए हैं तो यहाँ पे dx और dz जो है आपको बच जाएगा। आप देखिए नेक्स्ट आप जो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो है आपका x का लिमिट है, हम इसको x के करस्पॉन्डिंग इसको हम अब इंटीग्रेट करेंगे तो आपका जो है ये क्या हो जाएगा, जब इसको x के करस्पॉन्डिंग इसको लिमिट इंटीग्रेट करेंगे तो आपका हो जाएगा 4x² इंटू जेड, तो एज इट इज कॉन्स्टेंट रहेगा। फिर आपका हो जाएगा 2z² इंटू एक्स हो जाएगा। अब जेड का एक्स का जो लिमिट है वो 0 से जेड तक हो रहा है तो इसको पुट कर देंगे। इसको हम जब पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे फाइनली जो आंसर आएगा 2z³ प्लस का 2z³ आएगा। ठीक है, एक्स के जगह पे जेड पुट करेंगे, अपर लिमिट, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर जो है वो आपका 4z³ आ गया, 2 + 2 4z³ हो गया। अब लास्ट में जो है आपको dz हो गया, तो dz है तो इसके z के रिस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करते हैं तो 4z³ को इंटीग्रेट करेंगे z के रिस्पेक्ट में तो 4z⁴ 4/4 हो जाएगा। 4 ये 4 से 4 कट गया, आपको बच गया z⁴। अब यहाँ पे जो लिमिट्स है उसको पुट करेंगे तो 1 माइनस, अब यहाँ पे 1 का -1⁴ करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 - 1 0। इसका फाइनल जो आंसर है आपका वो 0 आया। ठीक है, अब इसको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। चलिए दूसरा कंडीशन देखिए, जो आपको मैंने बताया था कि जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, तीनों लिमिट्स, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि किसका लिमिट्स एक्स का है या फिर वाई का है फिर जेड का है। इसमें देखिए जो हमारा ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है उसको हम लेके चलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे dx dy dz है तो इसके करस्पॉन्डिंग इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो जो हमारा गिवन फंक्शन है वो आपका हो जाएगा x², यहाँ पे x² प्लस y² प्लस z² हमारा गिवन फंक्शन है। इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो है फाइनल आंसर आएगा x³/3 प्लस y² प्लस z²x। ठीक है, और ये जो लिमिट्स है आपका अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स हम पुट कर देंगे, तो अपर लिमिट्स पुट करेंगे और लोअर लिमिट्स पुट करेंगे। तो z³ की जगह x की जगह पे हम a पुट करेंगे a³ और फिर यहाँ पे /3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लोअर लिमिट पुट कर देते हैं माइनस का a³, यहाँ पे चूँकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा तो माइनस, और यहाँ पे लोअर लिमिट आपका -a है तो -a का होल क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस हो गया प्लस फिर आपको y² x की जगह पे लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे तो a, अब माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का a हो जाएगा। फिर यहाँ पे z² एच हो गया और a + a हो गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों पुट कर दिए तो a + a हो गया। तो आपका जो फाइनल आंसर सॉल्यूशन करके आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा 2a³/3 2ay² प्लस 2az²। ठीक है ना। आप देखिए
यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में हमने तो कर दिया, फिर हम यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब लिमिट्स हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ये कॉन्स्टेंट टर्म के साथ ये वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फिर टू ए वाई स्क्वायर है, यहाँ पे हो जाएगा 2a तो एच डी हो जाएगा, वाई क्यूब बाई 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसमें वाई जो है मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। अपर लिमिट पुट करेंगे तो आपका 2a³/3 और यहाँ पे अपर लिमिट b है तो b पुट कर दिए। फिर यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे लोअर लिमिट पुट y की जगह माइनस b पुट करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस ऐसे लोअर लिमिट में माइनस होता और ये पे माइनस जो है b वाला आपको प्लस हो जाएगा। ठीक है, आपका 2a³ b/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से हम अपर लिमिट लोअर लिमिट y की जगह पे पुट करेंगे तो यहाँ पे b³ हो जाएगा और माइनस का b³ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए y की जगह पे b पुट करेंगे, माइनस b पुट करेंगे तो y की जगह पे b पुट किए तो 2az² हो जाएगा माइनस का माइनस 2az² हो जाएगा। तो ये फिर से माइनस माइनस आपको प्लस मिल जाएगा। तो इसका जो इसको सॉल्व करके आपको फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 4a³ b/3 4az²b। अब यहाँ पे इसको फाइनली लास्ट किसके करस्पॉन्डिंग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इंडिकेट करेंगे तो जेड के करस्पॉन्डिंग। तो जेड के करस्पॉन्डिंग करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें से जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें z² है तो z² है तो यहाँ पे z³/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट जो है उसको हम पुट कर देते हैं। तो जेड की जगह पे सी अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो जेड की जगह पे सी पुट करेंगे तो 4a³ हो जाएगा माइनस का, फिर यहाँ पे जेड की जगह पे माइनस सी पुट करेंगे तो आपका माइनस 4a³ हो जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए जेड की जगह पे फिर से सी वही सी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपका जो है फाइनल आंसर ये इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने के बाद ये आएगा। फिर इसमें से अगर हम अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे फाइनल आंसर ये आएगा। इसको जब हम पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा उसको देखिए आपको कुछ इस प्रकार से आएगा 8a³bc/3 8ab³c/3 8abc³/3। अब यहाँ पे 8/3 जो है 8/3 abc हमने कॉमन ले लिया, बचा a² + b² + c²। तो इस तरह से आपने देखा कि ट्रिपल इंटीग्रेशन में हम बस एक चीज़ को ध्यान रखते हैं कि लिमिट्स हम देख लेंगे कि किसका लिमिट जो है वो किस चीज़ का फंक्शंस दिया हुआ है। देखिए या तो आपको इसमें दो ही सिचुएशन बनते हैं, या तो पहला सिचुएशन ये हो सकता है कि आपका जो भी तीनों लिमिट्स है वो कांस्टेंट हो, दूसरा ये हो सकता है कि आपका जो लिमिट्स गिवन हो उसमें एक जो लिमिट है वो कांस्टेंट होगा, फिर दूसरा लिमिट जो है वो किसी थर्ड वेरिएबल का फंक्शंस होगा, और जो आपका तीसरा लिमिट है वो प्रीवियस दो वेरिएबल्स के फंक्शंस हो सकते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन, आप ट्रिपल इंटीग्रेशन इस तरह से कर सकते हैं। चलिए आपका जो इसी में नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो आपका है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल। इसमें हम क्या करते हैं, जिस तरह से हम डबल इंटीग्रल का देखे थे किस तरह से उसका एप्लीकेशन है, इस तरह से अब हम ट्रिपल इंटीग्रल का देखेंगे एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन होता है। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल में आपको जब भी ट्रिपल इंटीग्रल दिया रहेगा उसमें आपको हमेशा वॉल्यूम निकालने के लिए दिया रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे 3 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 3D कोई भी हम क्लोज सरफेस की बात कर सकते हैं, क्लोज जो भी हमारा सेम बॉक्स है या फिर कह सकते हैं कंटेनर हो सकता है, उसका हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम नहीं फाइंड आउट करते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन हम देखे थे एरिया फाइंड आउट करने का, और यहाँ पे आपको जो है ट्रिपल इंटीग्रल है यहाँ आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कंटेंट इन ए डोमेन V इज गिवन बाय ट्रिपल इंटीग्रल्स विथ f(x,y,z) = 1। मतलब कि आपका जो कोई वॉल्यूम है सॉलिड कंटेनर है उसका जो वॉल्यूम होगा उसको हम ट्रिपल इंटीग्रल्स के थ्रू करते हैं, उसको जो फंक्शन हो सकता है x, y, z का फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है फाइनली वो आपको ये कुछ इस प्रकार से होगा, इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz।
अगर कोई हमारा फंक्शंस दिया, कोई भी अगर हमारा कर्व का या कोई सॉलिड कंटेनर का हमें अगर फंक्शंस दिया रहेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हम इंटीग्रेट करेंगे। अगर नहीं, डायरेक्ट आपको बोल देगा कि आप इस सॉलिड कंटेनर का आप इंटीग्रेशन कीजिए या इसका वॉल्यूम निकालिए, तो आपको ये फाइनल फार्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, देखिए उसमें से कुछ स्पेसिफिक दिए गए हैं, जैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। आपको सिलेंडर है तो सिलेंडर जो है वो आपको 3D में, जैसे कि ये आपको एक्स वाई जेड, ये आपका एक्स हो जाएगा और ये आपका वाई हो जाएगा और ये आपका जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सिलेंडर बनता है कुछ इस प्रकार से बनेगा, है ना। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेंडर जो है वो तीनों तीनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो इसमें जो है आपको कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे उसका वॉल्यूम जो हम निकालेंगे सिलेंड्रिकल का, वो इस प्रकार से होगा r डी थीटा डी जेड। ठीक है, लेकिन जैसे देखिए यहाँ पे स्फेरिकल रहेगा पोलर कोऑर्डिनेट, उस समय जो है आपको जैसे स्फेरिकल रहेगा, फुटबॉल शेप दे दिया जाएगा। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उसमें जो हम वॉल्यूम निकालेंगे उसका फार्मूला ये है r² sin थीटा dr डी थीटा। ठीक है, आप इस दोनों फार्मूले को याद रखिएगा और इस तीनों को, तभी आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए उससे एग्जांपल देख लेते हैं कि हम इस तरह से वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाय इलेप्टिक पैराबॉइडल्स z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई 9y स्क्वायर एंड z इक्वल टू 18 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर। तो देखिए अब चूँकि यहाँ पे हमारा इक्वेशन पैराबॉइडल का दिया हुआ है, तो देखिए ये जो है आपका z का लिमिट हो गया, चूँकि यहाँ पे x और y का फंक्शंस दिया हुआ है। ठीक है, तो z का लिमिट हो गया। हमारा जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से, जो हमारा पैराबॉइडल इलेप्टिक जो पैराबॉइडल होता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, लेकिन ये जो है थोड़ा यहाँ पे ये टिल्ट रहता है। ठीक है, ये जो है टिल्ट रहता है। अब ये चूँकि यहाँ पे देखिए इसका बेस जो है वो एज ए सर्कल है, तो सर्कल है, वैसी बात है इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो हम यहाँ पे जो इस सर्कल का जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 दिया हुआ है। ठीक है, 9 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम समझ गए कि ये जो हमारा इसका ये जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, इसके करस्पॉन्डिंग जो है हम इसको देखेंगे। तो हम इसको देखेंगे कि हमारा जो ये लिमिट्स जो है वो किसका लिमिट्स, यहाँ पे लिमिट जो है एक कांस्टेंट हमें मिल रहा है, और वो लिमिट्स कौन सा कांस्टेंट है आपका, वो आपका 3 है। मतलब इस रेडियस का जो है, रेडियस का आपको समझ में आ गया, रेडियस जो है इसका 3 हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इंटू इक्वल टू 9 है। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर इंटू 3 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर की जगह इसको हम आर मानते हैं रेडियस के लिए। तो हमारा जो वो है, जो ये जो है इक्वेशन आपको बनता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। इस कंडीशन में आपका जो सर्कल का रेडियस हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे प्लस माइनस 3 हो जाएगा। तो आपका जो लिमिट्स आएगा वो एक तो कांस्टेंट मिल गया आपको कि -3 से 3 तक होगा, और दूसरा जो आपका लिमिट्स है वो होगा वो y, मतलब कि ये जो है आपका x का लिमिट हो जाएगा। ये आपका y का लिमिट होगा। y का लिमिट हमें फाइंड आउट z से हम कर लेंगे। तो y का लिमिट जो है वो x का फंक्शन दिया रहेगा, है ना, x का फंक्शन दिया रहेगा, और z का जो लिमिट्स है वो एज इट इज हमें गिवन है, तो हम उसको एज इट इज रहने देंगे। अब देखिए जो हमारा गिवन वॉल्यूम, जो हमारा गिवन सॉलिड है उसका हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो आपको मैंने बताया कि इससे पहले कि जो हमारा सॉलिड कंटेनर उसका वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन के थ्रू इस प्रकार से होता है। तो हमारा जो कि लिमिट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जेड का लिमिट जो है वो आपका अपर लिमिट हो जाएगा, ये आपका अपर लिमिट हो जाएगा, है ना, 18 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर, और लोअर लिमिट आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जब इसको जेड के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये यहाँ पे जेड एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए
जेड हो जाएगा और यहाँ पे आपको बचेगा जेड हो जाएगा और यहाँ पे आपको बचेगा डी वाई डी जेड। तो आप जेड की जगह पे हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट पुट कर दिए, माइनस लोअर लिमिट भी पुट कर दिए। तो आपका जो फाइनल आंसर इसको सॉल्व करने के बाद आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 9 वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी वाई डी जेड। ठीक है, आप देखिए हमको यहाँ पे y का लिमिट पुट करना है तो y का जो लिमिट्स हो जाएगा आपको वो यहाँ से आपको फाइंड आउट कर सकते हैं इस सर्कल की मदद से। ठीक है, तो आपका ये जो है y का लिमिट जो है वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 9 तो उधर ही रहेगा 9। चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए करके दिखाता हूँ मैं। आपका जो है ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है। तो इसको हम क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालना है हमें। तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं 9 वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर है तो ये रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। तो ये आपका प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर जाके प्लस माइनस हो जाएगा। तो आपका लोअर लिमिट हो जाएगा माइनस का रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 और इसका जो अपर लिमिट हो जाएगा प्लस का 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा। यहाँ पे वाई का लिमिट्स हमने वही पुट कर दिया है। ठीक है, अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स। अब यहाँ पे चूँकि जो हमारा फंक्शंस है वो कुछ इस प्रकार से हमारा रिजल्टेंट आया है, इसको हम वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये कॉन्स्टेंट है, इसे मल्टीप्लाई में वाई में आ जाएगा। ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसको ट्रीट करेंगे, इसके भी मल्टीप्लाई में y आ जाएगा। और यहाँ पे आपको 9 वाई स्क्वायर है तो ये आपका हो जाएगा 9 y³/3 हो जाएगा। तो 3 से यहाँ पे जो है 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो आपको यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिमिट्स है वो उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो लिमिट फाइनली पुट करने के बाद आपको जो है जो सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये 2 जो है इसे यहाँ से कॉमन आके इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये 2 कॉमन आ जाएगा। तो ये 2 यहाँ पे अभी लिख दिया है हमने। ये जो है लिमिट्स एक्स का लिमिट है तो इसको पॉजिटिव रहने देंगे और इसको जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो इसको फाइनली जो आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा 8/9 इंटीग्रेशन ऑफ 3 से -3 9 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे फाइनली हमको यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये चूँकि हमारा देखिए जो हमारा फंक्शंस दिया हुआ है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसमें हम एक सब्स्टिट्यूट किए हैं, उसको आप ध्यान से देखिए। एक्स के जगह पे हम 3 cos थीटा सब्स्टिट्यूट किए तो इसमें इसका इस समय जो है आपका डी एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका माइनस का 3 sin थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पे चूँकि हम यहाँ पे x के जगह पे 3 cos थीटा पुट किए तो लिमिट भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 8/9। ठीक है, 8/9 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा चूँकि यहाँ पे x के जगह पे आप यहाँ पे 3 cos थीटा पुट किए हैं तो यहाँ पे आप इसका लोअर लिमिट क्या है माइनस का 3 है। तो यहाँ पे लोअर x की जगह पे -3 पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 cos थीटा, है ना। ये 3 से 3 कट गया मतलब -1 cos थीटा हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए cos पाई का वैल्यू जो है -1 होता है तो यहाँ पे cos पाई इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू जो है आपका पाई हो गया। इसका मतलब लोअर लिमिट आपका यहाँ पे पाई आ गया। और जब x के जगह पे 1 पुट करें मतलब 3 पुट करेंगे तो ये एक इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 cos थीटा। तो ये 3 से 3 कट गया तो ये आपका 1 हो गया cos थीटा 0। cos 0 जो है उसका वैल्यू आपको 1 आता है तो ये आपका cos थीटा हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू आपको 1 आ गया। cos थीटा का यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है आपको यहाँ पे 0 आ गया। तो यहाँ पे जिसका अपर लिमिट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। और हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो फाइनल जो हमारा इसको सॉल्व करने के बाद x की जगह पे 3 cos थीटा पुट करेंगे तो वो आज आपका इक्वेशन आएगा। वो कुछ इस प्रकार से आपका फंक्शंस आएगा। यहाँ पे आपका 3 cos थीटा का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे डी एक्स की जगह पे आपका आ जाएगा -3 sin थीटा डी
थीटा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 8/9। अब ये जो माइनस है आपको वो माइनस जो है एज इट इज बाहर आ जाएगा। ये माइनस का है तो माइनस हो गया। 0 से पाई से 0 तक जाएगा। 9 - 9 cos² थीटा है ना, इंटू अब यहाँ पे हो जाएगा 3 sin थीटा डी थीटा। ठीक है, तो चलिए अब इस 3 को हम आउट कर लेते हैं। यह हो जाएगा 8 × 3/9 पाई से 0। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इस दोनों से 9 मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे जब 9 कॉमन लेंगे तो आपको ये जो है यहाँ पे 1 - cos² थीटा हो जाएगा। 1 - cos² थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा sin थीटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ जो हमने 9 कॉमन लिया है यहाँ पे, इसका चूंकि होल मल्टीप्लाई था 3/2 तो यहाँ पे पावर 3/2 भी बाहर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3/2 जो है वो भी कॉमन आ गया। आपको यहाँ पे 8 × 3 × 3, अब यहाँ पे इसका होल मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा। इसको मैंने बस सिंप्लीफाई किया है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं माइनस का हो जाएगा 1 - cos² थीटा आपका sin² थीटा होता है ना, i × sin थीटा। अब चूँकि यहाँ पे 3/2 जो है वो पहले से था, 3/2 यहाँ पे एच डी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका 3 × 3 = 9, ये 2 से 2 कट गया है ना, तो आपका हो जाएगा माइनस का 8, 3 × 3 = 9 27 अपॉन 3, 3 × 9 = 27 पाई से 0 तक। यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 2 से 2 कट गया तो आपका हो जाएगा sin 3 + 1 4 थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब यहाँ पे चूँकि यहाँ पे देख एक चीज़ आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो f(x) dx जो है अगर वो जैसे a से 0 तक दिया हुआ है माइनस, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे इस तरह से भी लिख सकते हैं a से 0 और ये जो माइनस है वो प्लस में हो जाता है तो f(x) dx हो जाएगा। इसका इस तरह से इंटीग्रेशन होता है। तो इस माइनस को हम हटा देते हैं तो चूँकि यहाँ पे हो जाएगा 72। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 0 से पाई sin² की पावर 4 डी थीटा। अब यहाँ से देखिए आप यहाँ से दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका जो मैं यहाँ पे आपको बता रखा हूँ जो कि आपका है गामा फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। ठीक है, उसमें भी आपको जो गामा फंक्शन का अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप इसके कोरस्पॉन्डिंग में इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो मैं अभी एक और मेथड आपको बता दे रहा हूँ, आप उसके कोरस्पॉन्डिंग में इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो जिस मेथड में आपको आसानी हो आप उसको एग्जाम में कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको आ गया 72। आप यहाँ पे क्या करेंगे 0 से पाई हो जाएगा। आप sin की पावर 4 यहाँ पे देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं sin² थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, तो आप चूँकि sin² थीटा का अगर हम यहाँ इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला दिया नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 का जो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है उस पर हम इसको क्या करेंगे ब्रेकआउट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको ब्रेकआउट करने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो हमारा जो है 72 हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा का होल स्क्वायर बाय 4 डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट्स आपको ध्यान रखना है। तो आपका हो जाएगा 72 0 से पाई। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे 4 मैंने आउट कर लिया और ये आपका हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, आपका हो जाएगा ये 18
आपका 18 हो गया 0 से पाई। इसको हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है, इंटू डी थीटा। इसको मैंने तोड़ लिया। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2 थीटा का कॉस स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको हम ये जो है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब चूंकि थीटा की जगह पे 2 थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा की जगह पे हम 4 थीटा कर लेंगे, सिंपल सा है। यहाँ पे थीटा की जगह पे 2 थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा की जगह पे हम 4 थीटा कर लेंगे। हमारा जो है फॉर्मूला फाइंड आउट हो जाएगा 0 से पाई 1 प्लस कॉस 4 थीटा, ठीक है, बाय 2 माइनस का 2 कॉस 2 थीटा डी थीटा। ये आपका फाइनल जो है वो आपका आंसर आ गया। आप देखिए यहाँ तक तो आपने कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो 18 जो आपका इंटीग्रेशन होगा 1 को थीटा का करेंगे तो थीटा ही हो जाएगा। 1/2 को यहाँ से कॉमन निकालिए तो 1/2 थीटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस का कॉस 4 थीटा है तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 4 थीटा, और यहाँ पे 4 थीटा को भी इंटीग्रेट करना होगा तो अपॉन 4 हो जाएगा, और ये 2 जो है पहले से था इंटू 2 हो जाएगा, माइनस का 2 यहाँ पे साइन 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो है फाइनल यहाँ पे 0 से पाई लिमिट पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम जब पाई का वैल्यू पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा पाई प्लस पाई/2 प्लस, अब यहाँ पे देखिए साइन 4 पाई होगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे साइन 2 पाई हो जाएगा तो इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। आप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी पुट करेंगे 0 हो जाएगा, ये भी पुट करेंगे 0 हो जाएगा, ये भी पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा 18 यहाँ पे आपको देख सकते हैं पाई प्लस जो पाई/2 है आपका 3 पाई/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 18 इंटू यहाँ पे 2 9 जा 27 9 3 जा 27 पाई। आपका जो फाइनल आंसर है वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको इसमें से सभी ट्रिग्नोमेट्री का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, साथ ही साथ आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। और नहीं अगर इससे आसानी से अगर आपको लग रहा है कि आप गामा फंक्शन के थ्रू आपको यहाँ पर अगर याद रहे तो गामा फंक्शंस का भी फॉर्मूला जो होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो दोनों एज इट इज सेम आएगा। तो आप जिस तरह से आपको आसानी हो कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो है यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।